ईशा ने जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद किया, उसकी नजर सीधे सूरज पर जाकर रुकी। चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में सालों का इंतजार। बिना कोई वक्त गंवाए वह सूरज के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं बची सूरज। मैं आईपीएस बन चुकी हूँ, तुम आईएएस ऑफिसर हो और अब हमें अपनी नई जिंदगी शुरू कर देनी चाहिए। ये सुनते ही सूरज के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई, क्योंकि ईशा जिस सच्चाई पर अपनी खुशियां टिका रही थी, वह सच्चाई अब अस्तित्व में ही नहीं थी। सूरज अब आईएएस ऑफिसर नहीं था। वह महीनों पहले अपनी नौकरी छोड़ चुका था और पूरे शहर में दादा भाई के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन यह सच सिर्फ सूरज और उसके परिवार को पता था, ईशा को नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईशा को यह भी नहीं बताया गया था कि उसका भाई आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे आज भी यही विश्वास था कि आरव किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ है। यही वजह थी कि पूरा परिवार हर दिन एक नया झूठ जी रहा था। काव्या अपने पति को खोने के बाद भी मांग में सिंदूर भरती थी, गले में मंगलसूत्र पहनती थी और जब भी ईशा सामने आती चेहरे पर मुस्कान ले आती, क्योंकि सूरज ने सबसे सिर्फ एक बात कही थी, जब तक ईशा अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी नहीं हो जाती, उसे कोई सच नहीं बताएगा। आज वही फैसला सूरज के सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर खड़ा था। ईशा लगातार उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ सूरज, तुम इतने चुप क्यों हो? सूरज कुछ बोल नहीं पाया। अगर वह सच बता देता तो ईशा की सारी खुशियां उसी पल खत्म हो जाती। अगर झूठ बोलता तो वह उसी इंसान का भरोसा तोड़ देता जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ खामोशी रही। फिर ईशा मुस्कुराते हुए बोली, इतने सालों से तुमने ब्रह्मचर्य व्रत निभाया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहते थे कि पहले हम दोनों अपने सपने पूरे करें। अब सपना पूरा हो चुका है, अब और किस बात का इंतजार? ये सुनकर सूरज की आंखें झुक गईं। उसे महसूस हो रहा था कि वह हर पल ईशा को धोखा दे रहा है। लेकिन उसी पल उसे आरव का चेहरा याद आया, अपने कोमा में पड़े पिता याद आए और काव्या की टूटी हुई जिंदगी याद आ गई। उसने मन ही मन फैसला किया, आज अगर सच बोला तो ईशा पूरी तरह टूट जाएगी। धीरे धीरे वह ईशा के करीब गया। ईशा ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, जबकि सूरज की आंखों में प्यार के साथ अपराधबोध भी था। उस रात दोनों पहली बार पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहे। ईशा के लिए वह उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, लेकिन सूरज के लिए वह हर पल एक बोझ बनता जा रहा था, क्योंकि वह जानता था जिस रिश्ते की शुरुआत आज हुई है उसकी नींव सच पर नहीं बल्कि झूठ पर रखी गई है। अगली सुबह ईशा बहुत खुश थी। वह पूरे घर में हंसते हुए सबके साथ बातें कर रही थी। उसकी खुशी देखकर घर के हर सदस्य की आंखें भर आईं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी मुस्कान छीन सके, लेकिन किस्मत अब ज्यादा देर तक यह खेल नहीं खेलने वाली थी। उसी समय शहर में एक और बड़ी घटना घट चुकी थी। दादा भाई ने रातों रात जय बिल्डर के करोड़ों रुपए के अवैध प्रोजेक्ट बंद करवा दिए थे। गरीब लोगों की जमीन वापस दिला दी गई थी। पूरे शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, दादा भाई। सरकार इस घटना से बुरी तरह हिल चुकी थी। तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। फैसला हुआ, जो भी दादा भाई को गिरफ्तार करेगा वही इस पूरे ऑपरेशन को लीड करेगा और इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई नई नई आईपीएस बनी ईशा को। उधर घर में बैठी ईशा को अभी तक बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जिस अपराधी को पकड़ने का आदेश उसे मिलने वाला है वह कोई और नहीं, उसका अपना पति सूरज है। दूसरी तरफ सूरज को भी खबर मिल चुकी थी कि सरकार ने उसके पीछे एक नई आईपीएस ऑफिसर को लगाया है। जब उसने उस ऑफिसर का नाम सुना तो उसके कदम वहीं रुक गए। आईपीएस ईशा। सूरज कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। उसे पता था, अब वह चाहे जितना बड़ा दादा भाई बन जाए, एक दिन उसे अपनी ही पत्नी के सामने खड़ा होना पड़ेगा और उस दिन या तो कानून जीतेगा या फिर प्यार। सरकार का आदेश मिलते ही ईशा ने बिना एक पल गंवाए ऑपरेशन की कमान संभाल ली। कॉन्फ्रेंस रूम में शहर के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद थे। दीवार पर लगी स्क्रीन पर एक ही चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था, दादा भाई। चेहरा हमेशा नकाब से ढका रहता था, लेकिन उसकी पहचान पूरे शहर में डर और इंसाफ दोनों की वजह से मशहूर थी। कमिश्नर ने गंभीर आवाज में कहा, आईपीएस ईशा, पिछले 6 महीनों में इस आदमी ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं उनमें एक भी गरीब आदमी उसका शिकार नहीं बना, लेकिन उसने कानून अपने हाथ में लिया है। इसलिए चाहे उसकी मंशा कुछ भी हो, उसे गिरफ्तार करना ही होगा। ईशा ने बिना हिचक जवाब दिया, सर, अगर उसने कानून तोड़ा है तो उसे कानून के सामने आना ही पड़ेगा। उसी वक्त एक अधिकारी ने अगली फाइल खोल दी। सर, हमें सूचना मिली है कि आज रात दादा भाई विजय बिल्डर के सबसे बड़े अवैध गोदाम पर हमला करने वाला है। कमिश्नर तुरंत बोले, यही मौका है, पूरी फोर्स तैयार करो। आज रात या तो दादा भाई पकड़ा जाएगा या फिर शहर छोड़कर भागेगा। उधर सूरज भी अपने अड्डे पर अपने लोगों के साथ बैठा था। टेबल पर पूरे शहर का नक्शा फैला हुआ था। बंटी ने विजय बिल्डर की फाइल सामने रखते हुए कहा, भैया, आज रात उसके गोदाम में करोड़ों रुपए के नकली दस्तावेज और गरीबों की जमीन के असली कागज रखे जाएंगे।
अगर आज ये सबूत हमारे हाथ लग गए तो विजय का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। सूरज ने बिना देर किए फैसला सुना दिया। आज कोई गोली नहीं चलेगी, किसी निर्दोष को चोट नहीं लगनी चाहिए। हमारा निशाना सिर्फ सबूत है। सभी लोगों ने एक साथ सिर हिलाया। रात के ठीक 12 बजे विजय बिल्डर का गोदाम चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन पुलिस नहीं, दादा भाई के लोग। कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी गार्ड्स को बिना नुकसान पहुंचाए काबू में कर लिया गया। सूरज खुद अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वहां वही फाइलें रखी थीं जिनकी उसे तलाश थी, हजारों गरीब परिवारों की जमीन के असली दस्तावेज। सूरज ने तुरंत अपने आदमी से कहा, इनकी कॉपी बनाओ और सुबह होने से पहले हर परिवार तक उनके कागज पहुंच जाने चाहिए। इतने में बाहर से सायरन की आवाज गूंज उठी। पूरा इलाका पुलिस ने घेर लिया था। बंटी घबराकर बोला, भैया, पुलिस उम्मीद से पहले पहुंच गई। सूरज शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, सब लोग पीछे के रास्ते निकल जाओ, मैं आखिरी में निकलूंगा। उधर ईशा पूरी फोर्स के साथ गोदाम के बाहर खड़ी थी। उसने लाउडस्पीकर उठाया, दादा भाई, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दो। सन्नाटा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर गोदाम के अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी, आईपीएस मैडम, जिन लोगों के लिए आप लड़ रही हैं उनके कागज पहले ही चोरी हो चुके हैं। अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो कल सैकड़ों परिवार सड़क पर होते। ईशा ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो उन्हें पुलिस को सौंपो, कानून अपना काम करेगा। अंदर खड़ा सूरज हल्का सा मुस्कुराया, यही भरोसा तो मैंने भी कभी किया था। ये कहते हुए उसने फाइलें अपने बैग में रखी। तभी पुलिस ने अंदर घुसना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा गोदाम अफरा-तफरी से भर गया। सूरज पीछे के रास्ते से निकलने ही वाला था कि सामने ईशा आ गई। दोनों पहली बार आमने सामने खड़े थे, सिर्फ कुछ कदमों की दूरी। सूरज ने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था। ईशा ने पिस्तौल उसकी तरफ तान दी। रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चल जाएगी। सूरज वहीं रुक गया। कुछ पल तक दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती रहीं। पता नहीं क्यों ईशा को उसकी आंखें जानी पहचानी लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इन आंखों को पहले भी हजारों बार देख चुकी है। उसने धीरे से कहा, तुम्हें कहीं देखा है? सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर उसने एक शब्द भी बोला तो ईशा उसकी आवाज पहचान लेती, इसलिए वह बिल्कुल खामोश रहा। ईशा फिर बोली, तुम अपराधी जैसे नहीं लगते, फिर यह रास्ता क्यों चुना? कुछ पल की खामोशी के बाद सूरज ने जानबूझकर अपनी आवाज बदलते हुए कहा, क्योंकि कभी कभी इंसाफ पाने के लिए कानून से बाहर निकलना पड़ता है। ईशा ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं, कानून से बाहर सिर्फ अपराधी निकलते हैं। सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब कानून गरीब की रक्षा करना बंद कर दे तब लोग किसी दादा भाई का इंतजार करते हैं। इतना कहकर उसने गोदाम की लाइटें बंद कर दी। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। पुलिस के जवान इधर उधर भागने लगे। कुछ ही सेकंड बाद जब जनरेटर चला, दादा भाई गायब था। सिर्फ एक बैग जमीन पर पड़ा था। ईशा ने बैग खोला। अंदर हजारों गरीब परिवारों के जमीन के असली दस्तावेज थे, साथ में एक छोटा सा नोट। इन कागजों को उनके असली मालिकों तक पहुंचा दीजिए, यही मेरा सरेंडर समझ लीजिए, लेकिन विजय बिल्डर को मत बचाइए। ईशा कुछ पल तक उस चिट्ठी को देखती रही। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, अगर दादा भाई सचमुच अपराधी है तो गरीबों की मदद क्यों कर रहा है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। उधर सूरज सुरक्षित अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। बंटी खुशी से बोला, भैया, आज भी पुलिस खाली हाथ गई। लेकिन सूरज खुश नहीं था। वह सिर्फ एक बात सोच रहा था। आज पहली बार उसने अपनी ही पत्नी की आंखों में खुद को अपराधी बनते देखा था, और उसे एहसास हो गया था कि अब यह खेल ज्यादा दिन छिपने वाला नहीं है। क्योंकि ईशा ने उसकी आंखें तो नहीं पहचानी, लेकिन उसे उन आंखों पर शक जरूर हो गया था। और ईशा जब किसी बात पर शक करती थी तो सच सामने लाकर ही दम लेती थी। गोदाम वाले ऑपरेशन को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन आईपीएस ईशा के दिमाग से दादा भाई की वो आंखें निकल ही नहीं रही थी। पूरी रात वह अपने ऑफिस में बैठी उसी ऑपरेशन की सीसीटीवी फुटेज बार बार देख रही थी। हर बार वीडियो वहीं रुक जाता जब दादा भाई कुछ सेकंड के लिए उसकी तरफ मुड़ा था। चेहरा नकाब से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी अपनापन था। ईशा खुद से बोली, आखिर ये इंसान है कौन? उसी समय उसका सहायक अधिकारी अंदर आया। मैडम, पिछले 6 महीनों में दादा भाई ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं उनमें एक बात कॉमन है। ईशा ने तुरंत पूछा, क्या? उसने कभी किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया, किसी बच्चे को डराया तक नहीं। हर बार सिर्फ भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाया है। ईशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इरादा चाहे जैसा भी हो, अगर कानून हाथ में लिया है तो अपराधी ही कहलाएगा, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह जरूर है। उधर सूरज अपने अड्डे पर मंत्री राघव और विजय बिल्डर की नई चाल का पता लगा चुका था। उसके आदमी ने आकर खबर दी, भैया,
मंत्री आज रात विजय बिल्डर के साथ एक गुप्त मीटिंग करने वाला है। दोनों मिलकर उन गवाहों को खत्म करने की योजना बना रहे हैं जिन्होंने आरव केस में बयान देने की हिम्मत दिखाई थी। यह सुनते ही सूरज की मुट्ठियां भीज गई। मतलब आरव की मौत के बाद भी इन्हें चैन नहीं मिला। बंटी बोला, भैया अगर आज इन्हें नहीं रोका तो कल सारे गवाह खत्म हो जाएंगे। सूरज ने बिना एक पल गवाए फैसला सुनाया। आज किसी पर हमला नहीं होगा, सिर्फ उनकी साजिश दुनिया के सामने लानी है। दूसरी तरफ ईशा घर लौटी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सूरज सामने बैठा चाय पी रहा था। ईशा मुस्कुराई, लेकिन आज उसकी नजर सीधे सूरज की आंखों पर टिक गई। उसे अचानक वही एहसास हुआ जो गोदाम में हुआ था, वही आंखें, वही ठहराव, वही खामोशी। सूरज ने तुरंत नजरें झुका ली। कैसा रहा आज का दिन? ईशा ने जवाब दिया, अच्छा था, लेकिन एक अपराधी ने मेरा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सूरज के हाथ में पकड़ा कप हल्का सा कांप गया। कौन? दादा भाई। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। ईशा आगे बोली, अजीब इंसान है, अपराधी भी है, लेकिन लोगों का मसीहा भी। समझ नहीं आता आखिर चाहता क्या है। सूरज हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी हालात इंसान से वो काम करवा देते हैं जो वह खुद भी नहीं करना चाहता। ईशा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? सूरज संभल गया। मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ। ईशा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक और सवाल पैदा हो चुका था। उसी रात मंत्री राघव और विजय बिल्डर शहर के बाहर बने एक फार्म हाउस में मिले। दोनों के सामने कई फाइलें रखी थी। विजय हंसते हुए बोला, जब तक गवाह जिंदा हैं, आरव वाला मामला कभी भी खुल सकता है। मंत्री ने जवाब दिया, चिंता मत करो, सुबह तक कोई गवाह जिंदा नहीं बचेगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे में रखे फूलदान के अंदर एक छोटा सा कैमरा पहले से लगा हुआ था, और वह कैमरा दादा भाई के आदमी ने लगाया था। सारी बातचीत लाइव सूरज तक पहुंच रही थी। सूरज ने रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कहा, अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अगली सुबह शहर के हर बड़े न्यूज चैनल पर एक वीडियो वायरल हो चुका था। वीडियो में मंत्री और विजय बिल्डर खुद अपने अपराधों की साजिश करते दिखाई दे रहे थे। पूरा शहर हिल गया। सरकार में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। कमिश्नर ने तुरंत ईशा को बुलाया। आईपीएस ईशा, जिसने भी यह वीडियो लीक किया है, वही दादा भाई है। ईशा ने वीडियो ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। अगर ये वीडियो सही है तो दादा भाई ने एक बार फिर कानून की मदद की है। कमिश्नर ने सख्त आवाज में कहा, मदद नहीं, कानून से खिलवाड़ किया है। हमें वीडियो नहीं, अपराधी चाहिए। उधर मंत्री गुस्से से आग बबूला था। उसने विजय पर चिल्लाते हुए कहा, यह सब दादा भाई का काम है। विजय बोला, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या? दादा भाई को खत्म कर देते हैं। मंत्री ने तुरंत अपने सबसे खतरनाक शूटरों को बुलाया। जो भी दादा भाई का असली चेहरा मेरे सामने लगा, उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी बीच ईशा अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी। उसने दादा भाई के सभी पुराने मामलों की फाइलें मंगवाई। जब उसने तारीखें देखी तो वह चौंक गई। दादा भाई पहली बार उसी दिन सामने आया था जिस दिन सूरज ने आईएएस की नौकरी छोड़ी थी। ईशा ने तुरंत दूसरी फाइल खोली। सूरज का इस्तीफा, तारीख बिल्कुल वही। उसका माथा सिकुड़ गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? उसी समय उसे याद आया, पिछले कई महीनों से सूरज कभी अपनी ऑफिस की बातें नहीं करता, कभी किसी सरकारी मीटिंग का जिक्र नहीं करता, और हर बार देर रात घर लौटता है। अब उसके मन में शक की पहली चिंगारी जल चुकी थी। उसने फैसला किया, आज से वह सिर्फ दादा भाई की नहीं, सूरज की भी हर गतिविधि पर नजर रखेगी। उधर सूरज को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सच को वह महीनों से छुपा रहा था, उसकी परतें अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो चुकी हैं। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसकी तलाश कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी कर रही थी। सुबह से ही ईशा का ध्यान किसी केस में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सूरज सचमुच मुझसे कुछ छिपा रहा है? एक तरफ उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल बार बार कह रहा था कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जिसे उससे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। उसने फैसला कर लिया, आज वह किसी आईपीएस अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक पत्नी की तरह सच जानेगी। उधर सूरज को खबर मिल चुकी थी कि मंत्री राघव ने उसके सिर पर 5 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है। बंटी ने चिंता जताते हुए कहा, भैया अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरे शहर के शूटर आपके पीछे पड़ जाएंगे। कुछ दिनों तक बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। सूरज ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं छिप गया तो मंत्री जीत जाएगा और मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। उसी समय उसका एक आदमी दौड़ता हुआ आया, भैया मंत्री ने आज रात पुराने वेयर हाउस में गुप्त मीटिंग रखी है। वह सारे फर्जी दस्तावेज और पैसे दूसरी जगह भेजने वाला है। सूरज तुरंत खड़ा हो गया, आज रात ही उसका खेल खत्म करेंगे। शाम होते ही ईशा ने चुपचाप अपनी सरकारी जीप नहीं निकाली। उसने एक साधारण कार ली ताकि किसी को शक न हो। घर से निकलते समय उसने देखा
सूरज भी कुछ देर बाद दूसरी दिशा में निकल गया। यही मौका था। ईशा ने सुरक्षित दूरी बनाकर उसका पीछा शुरू कर दिया। सूरज शहर की भीड़ छोड़कर सुनसान औद्योगिक इलाके की तरफ जा रहा था। ईशा की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। आखिर यह रोज रोज यहाँ क्यों आता है? कुछ देर बाद सूरज एक पुराने गोदाम के पास रुका। वह कार से उतरा, चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर अंदर चला गया। ईशा भी चुपचाप पीछे बढ़ी। गोदाम की टूटी हुई दीवार के पीछे छिपकर उसने अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। करीब 20 लोग खड़े थे। सबके सामने सिर्फ एक कुर्सी खाली थी। अगले ही पल सूरज उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके एक आदमी ने आगे बढ़कर काले रंग का लंबा कोट और नकाब उसके हाथ में दिया। सूरज ने बिना कुछ बोले वह नकाब पहन लिया और उसी पल पूरा हॉल एक आवाज से गूंज उठा, दादा भाई जिंदाबाद। ईशा की सांस जैसे रुक गई। उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। नहीं, यह सूरज नहीं हो सकता। मैं शायद गलत देख रही हूँ। उसने फिर ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी सूरज ने नकाब पूरी तरह चेहरे पर पहन लिया। अब उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ईशा अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि अचानक मंत्री के शूटरों ने पूरे गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। पहली गोली चली और अफरा तफरी मच गई। बंटी चिल्लाया, भैया यह जाल है। सूरज ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया, कोई भी पहले गोली नहीं चलाएगा, पहले सबको सुरक्षित बाहर निकालो। लेकिन सामने वाले लगातार फायरिंग कर रहे थे। सूरज मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करने लगा। गोदाम गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दीवार के पीछे छिपी ईशा सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ, दादा भाई सिर्फ हमला नहीं करता, अपने लोगों की जान भी बचाता है। इसी बीच एक गोली सीधे बंटी की तरफ बढ़ी। सूरज ने बिना सोचे उसे धक्का देकर बचा लिया। गोली सूरज के कंधे को छूती हुई निकल गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वह अपने लोगों को बाहर निकालता रहा। ईशा यह सब देखकर अंदर ही अंदर हिल चुकी थी। अगर यह सच में अपराधी है तो अपने आदमी के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहा है? उसी समय मंत्री का सबसे खतरनाक शूटर पीछे से सूरज पर निशाना साधता है। ईशा ने जैसे ही यह देखा, उसने बिना सोचे अपनी पिस्तौल निकाली। धाए, गोली सीधे शूटर के हाथ पर लगी। उसकी बंदूक नीचे गिर गई। सूरज ने पलटकर देखा। उसे दूर दीवार के पीछे ईशा दिखाई दी। दोनों की नजरें मिली, लेकिन यह समय बात करने का नहीं था। सूरज ने बस हल्का सा सिर झुकाकर जैसे उसका धन्यवाद किया और अगले ही पल धुएं का बम फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा गोदाम धुएं से भर गया। जब धुआं छटा, दादा भाई और उसके सभी लोग वहां से जा चुके थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। कमिश्नर ने गुस्से में पूछा, आईपीएस ईशा, आप यहाँ अकेले क्या कर रही थी? ईशा कुछ पल चुप रही। वह सच नहीं बता सकती थी कि वह अपने ही पति का पीछा कर रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे गुप्त सूचना मिली थी सर। कमिश्नर ने जमीन पर पड़ा एक कपड़ा उठाया। वह दादा भाई के कोट का फटा हुआ हिस्सा था। उस पर ताजा खून लगा हुआ था। बहुत अच्छा, अब हमारे पास उसका डीएनए होगा। यह सुनते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर यह खून सूरज का हुआ तो कुछ ही घंटों में पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उधर सूरज अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंच चुका था। रिया उसके कंधे का घाव साफ कर रही थी। रिया बोली, भैया आज अगर भाभी की गोली उस शूटर को नहीं लगती तो शायद। सूरज ने बात बीच में ही रोक दी। ईशा ने अपना फर्ज निभाया है। उसे अभी भी नहीं पता कि वह किसकी जान बचाकर आई है। लेकिन उसी समय बंटी घबराया हुआ अंदर आया। भैया मुसीबत हो गई। सूरज ने पूछा, अब क्या हुआ? बंटी ने जवाब दिया, गोदाम में आपके खून के निशान रह गए हैं। अगर पुलिस ने डीएनए टेस्ट कर लिया तो आपका राज ज्यादा देर तक नहीं छिपेगा। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सूरज समझ चुका था, अब तक वह अपनी पहचान किस्मत से बचा रहा था, लेकिन अब सिर्फ किस्मत काफी नहीं होगी, क्योंकि सच धीरे धीरे ईशा के दरवाजे तक पहुंच चुका था। गोदाम में मिले खून का सैंपल अब फॉरेंसिक लैब पहुंच चुका था। कमिश्नर ने खुद लैब इंचार्ज से कहा, इस रिपोर्ट में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। ईशा वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल बार बार कह रहा था, अगर ये खून सूरज का निकला तो मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं बिना सबूत अपने पति पर शक नहीं कर सकती। वह सीधे घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने देखा सूरज हमेशा की तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसकी चाल कुछ बदली हुई थी। वह अपना दायां कंधा बार बार संभाल रहा था। ईशा की नजर तुरंत वहीं टिक गई। क्या हुआ? कंधे पर हाथ क्यों रखे हो? सूरज एक पल के लिए रुक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, सीढ़ियों से फिसल गया था। ईशा बिना कुछ बोले उसके करीब आई। दिखाओ। सूरज ने तुरंत एक कदम पीछे ले लिया। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। यहीं से ईशा का शक और गहरा हो गया, क्योंकि शादी के बाद पहली बार सूरज उससे अपनी चोट छिपा रहा था। उसी रात ईशा पानी लेने नीचे आई।
तभी उसे काव्या के कमरे से दबे दबे रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। अंदर काव्या अकेली बैठी थी। उसके हाथ में आरव की तस्वीर थी। वह तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने जल्दी से आंसू पोंछे, मांग में सिंदूर लगाया और गले में मंगलसूत्र पहन लिया। ईशा यह सब देखकर हैरान रह गई। आधी रात को भाभी यह सब क्यों कर रही हैं? तभी पीछे से सूरज की आवाज आई, ईशा तुम यहाँ। ईशा घबरा गई। मैं पानी लेने आई थी। सूरज ने तुरंत बात बदल दी, चलो देर हो रही है। लेकिन पहली बार ईशा ने महसूस किया कि सूरज उसे किसी सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह ईशा ने चुपचाप अपना फैसला कर लिया। अगर घरवाले सच नहीं बताएंगे तो वह खुद पता लगाएगी। वह सीधे आरव के पुराने ऑफिस पहुंची। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अजीब बात पता चली। ऑफिस कई महीनों से बंद पड़ा था। पड़ोस की दुकान वाले ने बताया, मैडम इस ऑफिस का मालिक तो बहुत पहले मर गया। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा आपने? दुकानदार ने हैरानी से पूछा। आपको नहीं पता? इतने में पीछे से एक आदमी ने दुकानदार को चुप करा दिया। गलतफहमी हुई है, आप अपना काम कीजिए। वह आदमी कोई और नहीं, सूरज का भेजा हुआ आदमी था। उसे पहले से खबर मिल चुकी थी कि ईशा यहाँ आने वाली है। वह किसी तरह बात संभालकर वहां से निकल गया। लेकिन ईशा अब समझ चुकी थी, कोई उससे बहुत बड़ी बात छिपा रहा है। उधर सूरज को जैसे ही यह खबर मिली, वह तुरंत बेचैन हो उठा। अब ईशा खुद सच तलाशने निकल चुकी है। रिया ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? सूरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब तक हो सकेगा मैं उसे बचाऊंगा। रिया ने पहली बार गुस्से में कहा, भैया आप उसे सच से नहीं बचा रहे, आप उसे और बड़ा दर्द दे रहे हैं। यह सुनकर सूरज बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था रिया गलत नहीं कह रही। इसी बीच मंत्री राघव को भी खबर मिल चुकी थी कि पुलिस को दादा भाई का खून मिल गया है। वह मुस्कुराया, अब दादा भाई नहीं बचेगा। लेकिन विजय बिल्डर ने सिर हिलाया, नहीं, अगर पुलिस पहले उसकी पहचान जान गई तो वह कोर्ट तक पहुंच जाएगा। हमें उससे पहले उसे खत्म करना होगा। दोनों ने मिलकर नया प्लान बनाया, सिर्फ दादा भाई को मारना नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म करना। उधर फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन अंतिम मिलान के लिए दादा भाई के डीएनए की तुलना सरकारी रिकॉर्ड से की जा रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक नाम सामने आ रहा था। अचानक सिस्टम बीप करने लगा। पॉसिबल मैच फाउंड इन ट्रेस। लैब टेक्नीशियन चौंक गया। उसने स्क्रीन ध्यान से देखी। नाम देखकर उसकी आंखें